हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेरिकार्डाइटिस पार्ट सेकंड। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट 1 एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, उसके टाइप्स, कोजेज एंड पैथोफिजियोलॉजी। सो इस वीडियो में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ पेरिकार्डाइटिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So pericarditis, that is clinical manifestations of pericarditis, means क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जब किसी पर्सन को पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। सो पेरिकार्डाइटिस क्या होता है? पेरिकार्डियम लेयर, जो कि हार्ट की आउटर लेयर होती है जिसने हार्ट को सराउंड किया होता है, दैट इज पेरिकार्डियम। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था पेरिकार्डियम का स्ट्रक्चर, दैट इज आउटर कौन सी पेरिकार्डियम होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है, इनर सीरस पेरिकार्डियम होती है, वो भी फर्दर 2 टाइप्स की होती है, विसरल एंड पेराइटल पेरिकार्डियम, बीच में पेरिकार्डियल कैविटी होती है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। सो वो सब मैंने डिस्कस किया है पार्ट 1 ऑफ पेरिकार्डाइटिस में। अब हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डियम लेयर की इंफ्लामेशन होने की वजह से क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आता है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। सो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हमने डिस्कस किया था। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की वजह से क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का सबसे जो स्पेसिफिक और कॉमन साइन एंड सिम्टम है वो क्या है? शार्प एंड स्टैबिंग चेस्ट पेन। सो अगर पेरिकार्डाइटिस होता है, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, सो सबसे जो जिससे इंडिकेट कर सकते हैं हम कि पर्सन को पेरिकार्डाइटिस है, दैट इज शार्प एंड स्टैबिंग चेस्ट पेन। नाउ चेस्ट पेन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी होता है, हार्ट अटैक के केसेस में भी चेस्ट पेन होता है। बहुत ही सिमिलैरिटी है दोनों चेस्ट पेन में, पेरिकार्डाइटिस के भी और हार्ट अटैक के भी, बट कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं जिससे पता लगता है कि वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का चेस्ट पेन है या फिर पेरिकार्डाइटिस का। और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी परफॉर्म होते हैं, उससे भी हमें पता लगता है कि पेरिकार्डाइटिस, ये जो चेस्ट पेन है ये पेरिकार्डाइटिस की वजह से हुआ है। नाउ सबसे पहले शार्प एंड स्टैबिंग चेस्ट पेन होगा, काफ़ी शार्प होता है ये चेस्ट पेन, कोज बाय पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। नाउ ये जो चेस्ट पेन है ये क्यों होता है? तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो पेरिकार्डियम की लेयर है वो क्या है? आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके बाद क्या आती है? पेराइटल पेरिकार्डियम, जो कि सीरस पेरिकार्डियम की लेयर है, एंड देन आती है विसरल पेरिकार्डियम। सो विसरल पेरिकार्डियम सबसे इनर है, जिसको एपिकार्डियम भी कहते हैं। तो ये मसल लेयर के साथ होती है, हार्ट की जो मसल लेयर है उसके साथ अटैच होती है। विसरल और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में जो ये स्पेस होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। नाउ ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या कर, विसरल जो कि इनर लेयर है, जो कि मायोकार्डियम की तरफ है, और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में फ्रिक्शन नहीं होने देता, स्मूथ जब हार्ट बीट करता है ताकि वो स्मूथली बीट हो, उससे प्रिवेंट करता है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड। नाउ जब पेरिकार्डियम की इंफ्लामेशन हो जाती है, तो इंफ्लामेशन में क्या होता है कि वो चाहे विसरल पेरिकार्डियम है या फिर पेराइटल पेरिकार्डियम, सो फुल पेरिकार्डियम क्या हो जाती है? इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इन्फ्लेम्ड होने की वजह से वो स्वॉलन हो जाती है, रेड हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है काफ़ी कम हो जाती है। एंड ये जो दोनों लेयर है, विसरल और पेराइटल पेरिकार्डियम, जब हार्ट बीट करता है तो इनमें फ्रिक्शन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। मीन्स वो आपस में घिसती हैं, फ्रिक्शन होने की वजह से चेस्ट पेन होता है, दैट इज शार्प एंड स्टैबिंग चेस्ट पेन। और ये चेस्ट पेन वर्स हो जाता है कब? जब आप कफ करते हैं, स्वेलो करते हैं, या फिर डीप ब्रीदिंग लेते हैं, या फिर जब आप फ्लैट लाई करते हैं। फ्लैट लाई का मतलब जब आप सीधे लेटते हैं तो ये चेस्ट पेन और ज़्यादा सीवियर हो जाता है। नाउ अब ये चेस्ट पेन आपको कम कब होता है? मीन्स आप कब बेटर फील करते हैं? जब आप सिटिंग अप, मीन्स जब आप या तो बैठे होंगे और आपकी जो बैक होगी वो स्ट्रेट होगी, या फिर जब आप खड़े होंगे सीधे। सिटिंग अप के टाइम पर ये बेटर फील होता है, पेन में थोड़ा रिलीफ मिलता है, एंड लीन फॉरवर्ड। और जब आप आगे की तरफ बेंड होते हैं, फॉरवर्ड बेंड होते हैं, तब भी आपको रिलीफ मिलता है इस पेन में। सो ये कैरेक्टरिस्टिक है पेन की, जो कि शार्प एंड स्टैबिंग चेस्ट पेन होता है पेरिकार्डाइटिस में। नाउ ये जो पेन है ये कहाँ पर होता है? स्पेसिफिकली ऑन लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट। सो ये लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट पे होता है, एंड स्पेसिफिकली बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। तो स्टर्नम के बिहाइंड ये चेस्ट पेन होता है। कैन स्प्रेड टू लेफ्ट शोल्डर एंड नेक। नाउ ये लेफ्ट शोल्डर और जो हमारा लेफ्ट शोल्डर है एंड नेक की तरफ भी ये स्प्रेड हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो रेडिएटिंग चेस्ट पेन। नाउ पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब,
ये है हमारे चेस्ट पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया कि जो लेयर्स हैं पेरिकार्डियम की उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिस वजह से वो स्वॉलन हो जाती है, रेड हो जाती है। एंड जब वो हार्ट जब बीट करता है तो उस टाइम पर उनमें फ्रिक्शन होता है, बिकॉज जो पेरिकार्डियल स्पेस में जो फ्लूइड होता है वो कम रह जाता है। स्वेलिंग की वजह से जब ये इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी तो वो जो कैविटी है वो नैरो हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। तो हार्ट जब बीट करता है तो इन लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होता है। इसकी वजह से ये जो फ्रिक्शन होता है कैसी साउंड आती है, स्क्रैची, ग्रेटिंग और क्रैकिंग साउंड। क्रैकिंग साउंड आती है, स्क्रैची साउंड आती है, जैसे हम स्क्रैच करते हैं किसी को, या फिर क्रैकलिंग साउंड आती है जब ये पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब होता है। नेक्स्ट इज लो ग्रेड फीवर। इसमें फीवर भी रहेगा पेरिकार्डाइटिस में। मसल पेन मीन्स माइल्जिया भी होगा, ड्राई कफ भी हो सकती है, वीकनेस और फैटीग फील होगा। ऑफ कोर्स अगर हार्ट हमारा नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रहा पेरिकार्डाइटिस की वजह से, तो क्या होगा, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा, तो हमारी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन ब्लड प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से वीकनेस और फैटीग फील होता है, थकावट फील होती है, डिस्निया, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है एंड एंजाइटी फील होती है। तो ये स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन की तरफ। सो पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी मैंने बताया था, ये कॉम्प्लिकेशन है पेरिकार्डाइटिस की। तो अगर पेरिकार्डाइटिस होता है किसी पर्सन को तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी हो सकता है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होता है कि ये जो पेरिकार्डियल कैविटी जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट है, ये सडनली क्या होता है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड पेरिकार्डाइटिस में ओवर भी हो सकता है। ओवर मीन्स ज्यादा फ्लूइड होना इन द पेरिकार्डियल कैविटी। तो अगर एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगी पेरिकार्डियल कैविटी में, मीन्स पेरिकार्डियल फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा कि हार्ट पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। ज्यादा फ्लूइड होने की वजह से हार्ट नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाएगा और उस पर प्रेशर बनेगा हार्ट पर। नाउ इससे क्या होता है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग। अगर जो हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा, ये फ्लूइड के ओवरलोड होने की वजह से, ज़्यादा फ्लूइड होने की वजह से पेरिकार्डियल कैविटी में, तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब हार्ट रिलैक्स करेगा, सो ड्यूरिंग डायस्टोलिक, सिस्टोलिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायस्टोल के दौरान जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, क्योंकि हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है, अब प्रेशर की वजह से क्या होगा, हार्ट प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं हो पाएगा और उसमें प्रॉपर्ली ब्लड फिल नहीं हो पाएगा। जब उसमें प्रॉपर्ली ब्लड फिल नहीं होगा, इट मीन्स प्रॉपर ब्लड हार्ट से नहीं निकलेगा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। अगर ब्लड फील ही नहीं हुआ ज़्यादा, तो ज़्यादा ब्लड कैसे निकलेगा, कम ब्लड फील हुआ तो कम ब्लड ही तो निकलेगा हार्ट से। तो इट मीन्स हमारी बॉडी को कम ब्लड मिलेगा, जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी टिश्यूज़ में कम ब्लड जाएगा तो कम ऑक्सीजन जाएगी। इस वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी आती है और ब्लूइश स्किन कलर, जब हमारी बॉडी को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्लूइश स्किन कलर हमारा हो जाएगा। सो ये होता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन मीन्स जो पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो पेरिकार्डाइटिस की वजह से ओवर हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, या फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड ओवरलोड एक्यूमुलेशन हो जाती है पेरिकार्डियल फ्लूइड की। नाउ पेरिकार्डियल इफ्यूजन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वर्स हो सकता है किसमें, कार्डियक टेम्पोनेट में। कार्डियक टेम्पोनेट। नाउ कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होता है कि अगर ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन ट्रीट नहीं होता, ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये ज़्यादा हो गया, अपने नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो गया है पेरिकार्डाइटिस में, तो ये सडनली और ज़्यादा हो सकता है और ज़्यादा ओवरलोड या फिर एक्यूमुलेशन हो सकती है इस फ्लूइड की, जिसको बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। नाउ कार्डियक टेम्पोनेट एक सीवियर कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें ये फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है और प्रेशर पड़ता है हार्ट पर, जिस पर हार्ट नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता और इट कैन लीड टू डेथ, बिकॉज ये कंडीशन होंगी, हमारे लंग्स में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, हमारी बॉडी को प्रॉपर्ली ब्लड नहीं जा पाएगा, जिससे डेथ हो सकती है पर्सन की। सो दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। नेक्स्ट इज कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। नाउ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था टाइप्स, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, देन कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हमने डिस्कस किया था, कॉन्स्ट्रिक्टिव या फिर क्रॉनिक कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। सो जब पेरिकार्डाइटिस क्रॉनिक होती है, मीन्स काफ़ी टाइम से हो रहा होता है, कोई कंडीशन की वजह से पेरिकार्डाइटिस काफ़ी टाइम से है, लाइक 6 मंथ से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो क्रॉनिक कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी पेरिकार्डियम होती है ये हार्ड हो जाती है। हमारी पेरिकार्डियम नॉर्मली है, आउटर पेरिकार्डियम इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, वो टफ है, लेकिन जो इनर पेरिकार्डियम है, सीरस पेरिकार्डियम, दैट इज पैराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम, इसमें थोड़ी सी स्ट्रेचेबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, ताकि जब हार्ट
एक्सपेंड हो, मीन्स जब हार्ट रिलैक्स होता है डायस्टोलिक के टाइम पर, उसमें प्रॉपरली ब्लड फिल हो सके। लेकिन अगर ये पेरिकार्डियम क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्टिव हो जाएगी। कॉन्स्ट्रिक्टिव मतलब ये जो पेरिकार्डियम है ये हार्ड हो गई है, टफ हो गई है, इसमें स्कारिंग हो गई है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से, जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्टिव हो जाएगी, मीन्स ये हार्ट पर प्रेशर पुट करेगी। क्योंकि अगर ये हार्ड है, इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं रही, तो जब हार्ट रिलैक्स होगा तो वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हार्ड हो गई है, जिसकी वजह से पेरिकार्डियम बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हो रही, तो हार्ट क्या है, वो भी प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पा रहा, उसको एक फिक्स स्पेस में ही रहना पड़ रहा है। फिक्स स्पेस में रहने की वजह से हार्ट पर प्रेशर पड़ता है, और हार्ट जब डायस्टोलिक के टाइम पर जब वो रिलैक्स होता है, अगेन उसमें प्रॉपरली ब्लड फिल नहीं हो पाता। अगर प्रॉपर ब्लड उसमें फिल नहीं होगा तो लेस ब्लड हार्ट से निकलेगा और हमारी बॉडी को लेस ब्लड ही मिलेगा। तो कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस और पेरिकार्डियल इफ्यूजन में भी ये होता है कि जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो हार्ट पर प्रेशर पुट करता है बहुत ज़्यादा। तो कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, अगेन हमारी बॉडी को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो हमारी बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट इज कंजेशन इन लंग्स। नाउ अगर जो हार्ट है वो रिलैक्सेशन के टाइम पर उसमें प्रॉपरली ब्लड फिल नहीं हो पा रहा, तो हार्ट अगर रिलैक्स है और उसमें प्रॉपरली ब्लड फिल नहीं हो पा रहा, इट मीन्स जो ब्लड है वो वापस किस में जा रहा है, लंग्स में, जो कि लंग्स में नहीं जाना चाहिए था, हार्ट में ही जाना चाहिए था, और देन आगे हमारी बॉडी को पहुंचना चाहिए था। लेकिन हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हुआ, हार्ट में प्रॉपरली ब्लड फिल नहीं हुआ, वेंट्रिकल्स या फिर एट्रिया में ब्लड प्रॉपरली फिल नहीं हुआ, उसकी वजह से लंग्स में बैक फ्लो ब्लड का जा रहा है, प्लस हमारे लेग्स में और एब्डोमेन में भी ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, बैक फ्लो हो रहा है, हमारे हार्ट तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा, हार्ट से आगे इजेक्ट नहीं हो पा रहा हमारी बॉडी में, तो क्या होगा, लंग्स में ब्लड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, दैट इज कंजेशन इन लंग्स। लेग्स एंड एब्डोमिनल स्वेलिंग, और लेग्स और एब्डोमेन, हमारी एंकल्स में, लेग्स में, एब्डोमेन में भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, दैट इज लेग्स एंड एब्डोमिनल स्वेलिंग। ये सब किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पा रहा और उसमें प्रॉपर ब्लड फिल नहीं हो पा रहा। जब प्रॉपरली रिलैक्स नहीं होगा तो प्रॉपर ब्लड फिल नहीं हो पाएगा, बिकॉज हमारी जो पेरिकार्डियम है वो हार्ड हो गई है। नेक्स्ट इज हार्ट पाल्पिटेशंस। सो पर्सन को अपनी हार्ट साउंड खुद से रियलाइज होगी, हार्ट पाल्पिटेशंस होगी, बहुत फास्ट बीटिंग उसको सुनाई देगी, हार्ड एंड फास्ट बीटिंग, प्लस उसको ऐसा लगेगा या तो कोई एबनॉर्मेलिटी है हार्ट बीट में, कोई जो बीट है वो स्किप हो रही है, तो दैट इज हार्ट पाल्पिटेशंस, जो कि पर्सन को खुद रियलाइज होती है। दैट इज फैटीग। फैटीग क्यों फील होगा, ऑफ कोर्स जब हार्ट हमारा प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, हमारी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो हमें फैटीग और थकावट होगी, वीकनेस फील होगी, ब्लूइश स्किन कलर होगा, एंड अल्टीमेटली अगर ये चीज़ें ट्रीट नहीं होती प्रॉपरली, ये कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, तो इट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड कैन लीड टू डेथ। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस ऑफ पेरिकार्डाइटिस। सो पेरिकार्डाइटिस को कैसे डायग्नोज करेंगे, कोई भी डिसीज कंडीशन को डायग्नोज करना है तो फर्स्ट स्टेप इज मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सो मेडिकल हिस्ट्री में क्या पूछेंगे, प्रीवियस इलनेस, कोई बैक्टीरियल इलनेस, ट्यूबरक्लोसिस, वायरल इलनेस, फंगल इलनेस, कोई भी ऐसी इलनेस जो कि पेरिकार्डाइटिस के रिस्क को इंक्रीज करती है, वो हमने कोजेज में डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, उसकी हिस्ट्री पेशेंट से लेंगे। पेशेंट को कोई ऑटो इम्यून डिसीज कंडीशन तो नहीं है, कोई मेडिकेशंस पर तो नहीं है पेशेंट, कोई ट्यूमर जो कि कन्वर्ट हो सकता है या फिर रेडिएट हो सकता है पेरिकार्डाइटिस में। सो पेरिकार्डाइटिस में जो भी इन्वॉल्व है रिस्क फैक्टर्स, वो हमने पेशेंट से पूछने हैं। कोई जेनेटिक हिस्ट्री या पेशेंट की फैमिलियल हिस्ट्री तो नहीं रही पेरिकार्डाइटिस से, प्लस पेशेंट की कोई सर्जरी तो नहीं हुई हार्ट से रिलेटेड। सो पोस्ट ऑपरेटिवली जो भी हार्ट से पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज होती हैं, जैसे कि कार्डियक कैथेटराइजेशन तो नहीं परफॉर्म हुआ है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो नहीं पेशेंट को पहले रहा है, तो ये हमने प्रॉपर हिस्ट्री पेशेंट से कलेक्ट कर लेनी है। प्लस साथ में ही हमने पेशेंट से सिम्टम्स भी पूछने हैं कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है। लाइक अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो चेस्ट पेन का नेचर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। शार्प चेस्ट पेन अगर स्टर्नम के बिहाइंड है, ब्रेस्ट बोन के बिहाइंड है, प्लस वो लेफ्ट साइड जो हमारे शोल्डर की लेफ्ट साइड और जो शोल्डर बैक है, मीन्स बैक ऑफ द शोल्डर और द लेफ्ट साइड ऑफ द शोल्डर, अगर वहां पर भी पेन हो रही है, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है
पेरिकार्डाइटिस के चेस्ट पेन की कि वो शार्प होगी, स्टेबिंग होगी, प्लस वो ब्रेस्ट बोन के बिहाइंड होगी, स्टर्नम के बिहाइंड, प्लस जो हमारा लेफ्ट शोल्डर है उसके बैक साइड पर होगी। सो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के चेस्ट पेन से। वो क्रशिंग होती है, ज़्यादा हैवीनेस, प्रेशर फील होता है उसमें, प्लस वो जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का चेस्ट पेन है वो हमारा जॉ में भी रेडिएट करता है, प्लस लेफ्ट आर्म में रेडिएट करता है। सो पेरिकार्डाइटिस का चेस्ट पेन के जो सिम्टम्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमने पेशेंट से पूछनी है। प्लस जो उसका चेस्ट पेन है वो रिलीफ हो जाता है अगर वो सिटिंग अप पोजीशन में रहते हैं, या फिर आगे लीन फॉरवर्ड होते हैं, बेंट फॉरवर्ड होते हैं, या फिर उनकी जो चेस्ट पेन है वो एक्सरसाइज के दौरान बढ़ती है या नहीं, क्योंकि जो पेरिकार्डाइटिस का चेस्ट पेन है वो एक्सरसाइज के दौरान भी उतनी ही चेस्ट पेन रहती है, जबकि जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हार्ट अटैक की चेस्ट पेन है वो एक्सरसाइज के दौरान और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और हिस्ट्री पेशेंट से ले लेनी है। दिस इज मेडिकल हिस्ट्री। नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो डॉक्टर है हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। लेग्स में स्वेलिंग, एंकल्स में स्वेलिंग, एब्डोमिनल स्वेलिंग, ये भी एक इंडिकेशन है पेरिकार्डाइटिस के, स्पेशली क्रॉनिक कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के। प्लस फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप के साथ हमारी हार्ट की साउंड सुनेंगे। तो अगर मैंने बताया था कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन है तो क्रैकलिंग साउंड आती है। सो क्रैकलिंग साउंड से पता लग जाता है कि कोई फ्लूइड एक्यूमुलेशन या फिर एक्स्ट्रा फ्लूइड है पेरिकार्डियल स्पेस में। सो दिस इज फिजिकल एग्जामिनेशन। नाउ दीज टेस्ट, मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के बाद हम ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे जो कि क्लियर इंडिकेशन दे देंगे कि पेरिकार्डाइटिस है। चेस्ट एक्सरे। सो चेस्ट एक्सरे से हम हार्ट का साइज, पेरिकार्डियम इन्फ्लेम्ड है या नहीं, वो हम चेस्ट एक्सरे से देख लेंगे। प्लस जो साइड स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं है। चेस्ट एक्सरे के बाद हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी या फिर ईकेजी परफॉर्म करेंगे। ईसीजी हम परफॉर्म करते हैं हार्ट की रिदम को देखने के लिए। तो एबनॉर्मल हार्ट रिदम होगी तो वो एक इंडिकेशन है, रिदमिया है पेरिकार्डाइटिस में। सो यूजुअली कई पेशेंट्स की जो हार्ट रिदम है वो नॉर्मली रहती है, बट ईसीजी एक इंडिकेशन है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट इज इकोकार्डियोग्राम या फिर एकोकार्डियोग्राम। सो एकोकार्डियोग्राम में हम साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं, एको का यूज़ करते हैं टू गेट क्लियर इमेजेस ऑफ हार्ट। सो हार्ट की क्लियर इमेजेस लेने के लिए, हार्ट की जो पेरिकार्डियम है उसमें थिकनिंग है, इन्फ्लामेशन है, वो क्लियरली लेने के लिए हम एकोकार्डियोग्राम का यूज़ करेंगे। प्लस पेरिकार्डियल स्पेस में जो फ्लूइड बिल्डअप हुआ है उसको भी डायग्नोज करने के लिए हम एकोकार्डियोग्राम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज सिटी स्कैन एंड एमआरआई। नाउ सिटी स्कैन, एमआरआई, एकोकार्डियोग्राम, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा क्लियर इमेजेस देते हैं हार्ट की। नाउ सिटी स्कैन और एमआरआई, सिटी स्कैन इज कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, एमआरआई इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इन टेक्निक्स के थ्रू हम क्या करेंगे, हार्ट की बहुत ज़्यादा क्लियर इमेजेस हमें मिल जाती है। पेरिकार्डियम में थिकनिंग है, हार्डनिंग है, पेरिकार्डियल रब हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है उसमें, प्लस कोई फ्लूइड एक्यूमुलेशन तो नहीं है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, क्रॉनिक कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ये तीनों एक्यूट है, क्रॉनिक है, ये सब हमें पता लग जाएगा इन टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट इज कार्डियक कैथेटराइजेशन। नाउ कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या है, ये प्रोसीजर होता है। ये हम क्यों देखते हैं, ये प्रोसीजर इसलिए परफॉर्म करते हैं, हार्ट नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या नहीं, या फिर हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें प्रेशर कितना है ब्लड का, वो देखने के लिए हम कार्डियक कैथेटराइजेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर फिलिंग प्रेशर देखने के लिए हार्ट में, कि हार्ट जो प्रॉपरली फिल हो रहा है या नहीं ड्यूरिंग डायस्ट्रोल, तो वो देखने के लिए हम कार्डियक कैथेटराइजेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज ब्लड टेस्ट। नाउ ब्लड टेस्ट भी हम परफॉर्म करेंगे, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर इन्फ्लामेशन हुई है पेरिकार्डाइटिस की। इन्फ्लामेशन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक बेसिक रीजन क्या है, बैक्टीरियल, वायरल या फिर फंगल इन्फेक्शन। तो एंटीजन को देखने के लिए हम WBC काउंट चेक करेंगे, वाइट ब्लड सेल काउंट, ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट देखेंगे। नेक्स्ट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल्स देखेंगे। नाउ सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या है, अगर इन्फ्लामेशन हुई है हार्ट में तो सी रिएक्टिव प्रोटीन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो WBC, ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल हाई है, इट मीन्स इन्फ्लामेशन है, पेरिकार्डाइटिस है। कार्डियक मार्कर्स चेक करेंगे, कार्डियक मार्कर्स जैसे कि ट्रोपोनिन, CKMB, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, ये सब हम क्या है, ये कार्डियक एंजाइम्स है जिनका लेवल इंक्रीज हो जाता है अगर कार्डियक इन्फ्लामेशन हो, कोई भी हार्ट में इन्फ्लामेशन हो तो इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है, इनको चेक करते हैं। नेक्स्ट इज ओपन सर्जिकल ड्रेनेज और कार्डियोसेंटेसिस। नाउ कार्डियोसेंटेसिस या फिर आप मोर स्पेसिफिकली बोले तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस, इसमें क्या करते हैं, हम एक नीडल इंसर्ट करते हैं पेरिकार्डियम स्पेस में और उसके साथ एक कैथेटर
एक थिन ट्यूब होती है कैथेटर, वो अटैच कर देते हैं नीडल के साथ। सो जब नीडल पेरिकार्डियल स्पेस में जाती है तो जो फ्लूइड वहाँ पर हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ है एक्स्ट्रा फ्लूइड, उसको हम ड्रेन कर लेते हैं, दैट इज पेरिकार्डियोसेंटेसिस। तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी है, सैंपल कलेक्ट करने के लिए भी किया जाता है ताकि देख सके कोई एंटीजन या फिर इन्फ्लामेशन किस वजह से हो रही है उसको चेक करने के लिए भी। प्लस ये एक ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट प्रोसीजर भी है, क्यूरेटिव प्रोसीजर भी है। इसमें हम जो एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है वो रिमूव कर लेते हैं, दैट इज पेरिकार्डियोसेंटेसिस। सो नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट ऑफ पेरिकार्डाइटिस। सो पेरिकार्डाइटिस को कैसे ट्रीट करेंगे, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। सो मेडिकल मैनेजमेंट में हम मेडिसिन का यूज करके पेरिकार्डाइटिस को ट्रीट करते हैं। सो मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट आता है एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स हम तब यूज करेंगे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पेरिकार्डाइटिस हुआ है। सो इसमें हमने कोजेस में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ट्यूबरकुलोसिस के कारण यूजुअली पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। सो ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन के लिए हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देंगे। देन एंटी फंगल्स, अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है पेरिकार्डाइटिस, एंटीवायरल्स इफ वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, एंड इवन एंटी पैरासिटिक्स अगर पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। सो अगर माइल्ड पेरिकार्डाइटिस है, सो माइल्ड पेरिकार्डाइटिस एंटीबायोटिक्स ये ड्रग्स अगर इनकी वजह से हुआ है इन्फेक्शन, या फिर नसैड्स, माइल्ड नसैड्स देकर भी माइल्ड पेरिकार्डाइटिस को ट्रीट किया जा सकता है, या फिर प्रॉपर बेड रेस्ट के साथ भी माइल्ड पेरिकार्डाइटिस अपने आप ही ठीक हो जाती है। सो इसमें नसैड्स जो हम देंगे वो हम क्यों देंगे, दैट इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। सो ये ड्रग्स हम इसलिए देते हैं ताकि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर सकें। सो दीज आर एंटी इन्फ्लामेटरी। एनाल्जेसिक्स भी होते हैं, ये पेन किलर्स भी होते हैं, इनसे पेन भी रिलीफ होती है। सो नसैड्स इनकेस फीवर है तो उसके लिए भी हम दे सकते हैं। सो इसमें आता है इबुप्रोफिन। इबुप्रोफिन हम देते हैं इन्फ्लामेशन प्लस पेन को भी रिलीफ करता है इबुप्रोफिन। मॉर्फिन, अगर सीवियर पेन है तो मॉर्फिन हम देते हैं। एस्पिरिन इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, इंडोमेथासिन एंड नेप्रोक्सिन। सो ये सभी ड्रग्स क्या है, नसैड्स हैं। ये हम इसलिए दे रहे हैं ताकि इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाए, स्वेलिंग रिड्यूस हो जाए, फीवर अगर है तो वो भी ठीक हो जाए, पेन का जो लेवल है वो कम हो जाए। सो उसके लिए हम नसैड्स देंगे। सो अगर माइल्ड है पेरिकार्डाइटिस तो नसैड से यूजुअली ट्रीट हो जाती है। नेक्स्ट इज एंटी इन्फ्लामेटरी। एक इंपॉर्टेंट एंटी इन्फ्लामेटरी है, दैट इज कॉल्चिसिन। सो कॉल्चिसिन जो ड्रग है ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये हम पेरिकार्डाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन को तो कंट्रोल करता ही है, ये मेन ड्रग है एंटी इन्फ्लामेटरी पेरिकार्डाइटिस में, बट ये क्या करता है, प्रिवेंट रिटर्निंग ऑफ पेरिकार्डाइटिस। सो जो रिकरेंट या फिर रिकरिंग पेरिकार्डाइटिस होता है जो कि बार बार होता है, जो हमने पढ़ा था कि एक्यूट पेरिकार्डाइटिस और रिकरिंग मीन्स जो एक बार ठीक हो गया देन दोबारा से रिकर हुआ, तो उसको भी प्रिवेंट करता है कॉल्चिसिन। सो कॉल्चिसिन पेरिकार्डाइटिस को रिटर्न होने से प्रिवेंट करेगा कई ईयर्स तक। सो ये जो ड्रग्स हैं, नसैड्स हैं, कॉल्चिसिन है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये काफ़ी साल तक भी पेशेंट को लेने पड़ सकते हैं पेरिकार्डाइटिस को ट्रीट करने के लिए, अगर उसका पेरिकार्डाइटिस थोड़ा सीवियर है तो। और अगर पेशेंट स्टेरॉइड्स पर है या फिर नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स पर भी है तो डॉक्टर क्या एग्जामिन करेगा, उसकी लीवर स्टडीज़ और किडनी स्टडीज़ टाइम टू टाइम चेक करता रहेगा, क्योंकि जो कॉल्चिसिन है ये भी किडनीज पर भी इफेक्ट डालता है, नेफ्रोटॉक्सिक भी है, प्लस लीवर टॉक्सिसिटी भी कोज करता है, हिपैटोटॉक्सिक भी ये ड्रग है। सो नेक्स्ट इज डायूरेटिक थेरेपी। डायूरेटिक्स आर वाटर पिल्स। सो डायूरेटिक यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, अगर हमारी बॉडी में कोई फ्लूइड एक्यूमुलेशन है तो उसको भी रिड ऑफ करते हैं हमारी बॉडी से। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन के केस में क्या होता है कि पेरिकार्डियल स्पेस में एक्स्ट्रा पेरिकार्डियल फ्लूइड हो जाता है, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, डायूरेटिक थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट इज कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स का भी यूज करते हैं अगर नसैड से या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से अगर ट्रीट नहीं होता पेरिकार्डाइटिस तो हम स्टेरॉइड्स देते हैं, इसमें हम प्रेडनिजोन का यूज करते हैं। सो ये क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट है। सो नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। नाउ सर्जिकल मैनेजमेंट में हम सर्जरी परफॉर्म करेंगे टू ट्रीट पेरिकार्डाइटिस। अगर मेडिकल मैनेजमेंट से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता या फिर उसका जो पेरिकार्डाइटिस है वो सीवियर है तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट परफॉर्म करेंगे। इसमें एक प्रोसीजर आता है दैट इज पेरिकार्डियोसेंटेसिस। सो पेरिकार्डियोसेंटेसिस हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में, दैट पेरिकार्डियोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं कि पेरिकार्डियल सैक में जो नीडल इंसर्ट करते हैं। सो पेरिकार्डियोसेंटेसिस हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन के लिए परफॉर्म करते हैं। पेरिकार्डियल इफ्यूजन इज जो पेरिकार्डियल कैविटी है, सैक, उसमें जब पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्स्ट्रा हो जाता है, ओवर हो जाता है, तो हम पेरिकार्डियोसेंटेसिस परफॉर्म करते हैं। उसमें हम नीडल इंसर्ट करके पेरिकार्डियल सैक में उसके साथ एक कैथेटर या फिर थिन ट्यूब जिसको बोलते हैं वो अटैच कर देते हैं
हैं जिससे जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, एक्स्ट्रा पेरिकार्डियल फ्लूइड, वो ड्रेन होता रहता है। दिस इज पेरिकार्डियोसेंटेसिस। सो पेरिकार्डियोसेंटेसिस क्या है, कई बार पेशेंट को ज़्यादा दिन के लिए प्रोसीजर रखना पड़ता है, मीन्स ये जो कैथेटर है वो ज़्यादा दिन के लिए, फ्यू डेज के लिए पेशेंट के साथ ही रहता है, जिससे जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो ड्रेन होता रहता है। नेक्स्ट इज पेरिकार्डियल विंडो। नाउ पेरिकार्डियल विंडो या फिर हम बोल सकते हैं पेरिकार्डियोटमी, ये क्यों परफॉर्म करते हैं? अगर पेरिकार्डियोसेंटेसिस से जो फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड, वो ड्रेन नहीं हो पाता प्रॉपर्ली, तो हम पेरिकार्डियल विंडो परफॉर्म करते हैं। इसमें हम पेरिकार्डियल स्पेस में, सैक में एक ओपनिंग करते हैं, फिस्टुला बनाते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो ड्रेन हो सके। सो दिस इज पेरिकार्डियल विंडो। नेक्स्ट प्रोसीजर इज पेरिकार्डियक्टमी। नाउ पेरिकार्डियक्टमी एक सर्जिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है कि जो पेरिकार्डियम है, हार्ट की जो लेयर है पेरिकार्डियम, जो कि इन्फ्लेम्ड हो गई है, स्पेशली ये कब परफॉर्म करते हैं? क्रॉनिक कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में। जब पेरिकार्डाइटिस बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है एंड हार्ड हो जाती है पेरिकार्डाइटिस, जिससे जो हार्ट है वो कंप्लीटली फंक्शन नहीं कर पाता, प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता और ब्लड से फिल नहीं हो पाता रिलैक्सिंग पोजीशन में, तो उस केस में पेरिकार्डियक्टमी परफॉर्म करनी पड़ती है। अगर ये सभी प्रोसीजर से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता, तभी पेरिकार्डियक्टमी परफॉर्म करते हैं। इसमें जो पेरिकार्डियल सैक है उसको या तो उसका एक लार्ज पोर्शन रिमूव कर देते हैं जो कि ज़्यादा इन्फ्लेम्ड है, या फिर जो एंटायर पेरिकार्डियम है वो रिमूव करते हैं। दिस इज पेरिकार्डियक्टमी। तो ये तभी जो एंटायर पेरिकार्डियम है वो तभी रिमूव करनी पड़ती है अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर है और किसी भी ट्रीटमेंट से रिलीफ नहीं मिल रहा। तो पेरिकार्डियक्टमी से पेशेंट में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आती है। उसके बाद पेशेंट नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है, उसके जो सिम्टम्स है वो रिलीफ हो जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ pericarditis. For more videos of medical surgical nursing, you can check the playlist, and for part 1 of pericarditis, you can check the link in description box. And if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.